हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही कहूँगा, फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आगे कराते हैं क्वेश्चन। मैं न्यूमेरिकल करवा रहा था, आज कराएंगे चैप्टर 1 का 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है मैं बताता हूँ आपको। आप देखें ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक कंडक्टर दे रखा है हमें जिस पर चार्ज है, और बोला गया उस कंडक्टर से, स्फेरिकल कंडक्टर यानी कि शेल है, एक हॉलो स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं आप, उस पर एक होल कट किया गया है, उस पर एक होल कट कर लिया है, और आपको ये प्रूव करना है वहां पर कि उस होल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n, इतना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n, इसके बराबर। ये आपको प्रूव करना है। अब ये देखना है इसको कैसे प्रूव करेंगे। पहले आप कंडीशन समझिए, कंडीशन क्या दे रखी है। मैंने उसके लिए ये बॉटल ले लिया है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप स्फेरिकल कंडक्टर समझ लें। शेल अंदर से हॉलो है। शेल जब भी बोलेंगे इसका मतलब हॉलो स्फीयर की बात अगर बोले, स्फेरिकल शेल बोल रहे हैं इसका मतलब हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। इस पर चार्ज है। अब उन्होंने कहा इस पर से कट कर कर एक होल कर लो, यानी कि इस पर जो शेल है आपका कंडक्टर है, इसको कट करो, इसमें से एक छोटा सा पीस निकालो। तो जैसे हमने इसको निकाल लिया, मान लिया हमने इसे कट करके ये निकाल लिया अलग। अब हमारे पास दो पीस हो गए, यानी कि एक तो ये हमारा कंडक्टर और दूसरा कैप। कैप का मतलब ये हो गया कि जो स्फेरिकल हमारा शेल था उससे जो हमने एक पीस कट करके निकाला। तो आपको प्रूफ ये करना है कि इस कंडक्टर की वजह से जो इस पर चार्ज है, इस जगह होल की जगह पर, यानी कि जो होल कट करके निकाला या पीस कट करके निकाला तो वहां होल दिख रहा है, वैसे तो कंप्लीट क्लोज था। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E इक्वल्स टू सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n, इसके बराबर होगी। ये आपको प्रूफ करना है। अब आप ये देखें, यहां मैंने डायग्राम भी बना रखा है। पहली चीज ये समझना है कि जो कंडक्टर है, इस चाहे वो यूनिफॉर्म शेप का हो, स्फेरिकल हो, परफेक्ट स्फीयर हो, या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, अगर आपने किसी कंडक्टर को चार्ज दे दिया तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो, याद रखना है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि अंदर जीरो है। अब आप ये देखें, हमने इसलिए अब हमने उसमें दो यहां पर E1 E2 किस किस को ले रखा है। जो ये कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, इतना पार्ट, अभी होल को तो निकाल दे, इसको तो निकाल दे, इससे मतलब नहीं है। अभी इतना पार्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अंदर, उसको हमने रिप्रेजेंट करा E1 से, और उसका डायरेक्शन माना है अंदर से बाहर की तरफ। ये जो होल की तरफ दिखा रहे हैं, अगर ऐसा है तो अंदर से बाहर की तरफ, अपवर्ड। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना। इतना पार्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अंदर की तरफ, उसको हमने E1 से रिप्रेजेंट करा बाहर की तरफ, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ। और ये जो कैप है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि इस कैप पर भी चार्ज होगा, क्योंकि पूरे कंडक्टर पे चार्ज था। तो इस कैप पर जो चार्ज था, छोटा सा पीस जो कट करके निकाला, उसकी वजह से जो अंदर के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसको हमने रिप्रेजेंट करा E2 से, यानी कि वो अंदर की तरफ। इतने पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड दिखा दिया यहां पर E1, और ये दिखा रखा E2। अब हमें पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, तो ये जीरो अंदर कब होगी, अगर हम ये मान लें कि E1 E2 के बराबर होगी, तभी तो ये जीरो हो जाएगा भाई। E1 E2 के बराबर होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। इसी से हमने इक्वेशन अपनी बना ली, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू जीरो, बन गया। अब हम बाहर की बात करते हैं। बाहर की बात करें तो इस सरफेस, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो मैंने डेरिवेशन करवाया है फर्स्ट चैप्टर में, चार्ज स्फेरिकल शेल के केस में। आप देख सकते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर E इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इसके बराबर होती है। यानी कि चार्ज कंडक्टर के किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब क्या हो रहा है कि अगर हम सरफेस पर देखें तो जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इतने पार्ट्स की वजह से, यानी कि ये चार्ज कंडक्टर है, ये जिसे हमने दो पीस में कर लिया, एक ये कटेड होल या कैप कुछ भी समझ सकते हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बाहर सरफेस पर वो तो हो गया E1, और ये जो कैप है इस पर जो चार्ज होगा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको बोल दिया E2। अब इन दोनों का तो डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड दिख रहा है तो अपवर्ड जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी। तो अब ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ऐड अगर हमने कर दिया तो हमने लिखा E1 प्लस E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैसे आ गया हमें पता है, क्योंकि चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है, तो ये दोनों मिलकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इतनी। अब हमारी एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों को कर देंगे हम ऐड। जब दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2E1 और रह जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, हमें इसे भी वेक्टर फॉर्म में करना है, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो E पर एरो लगा दिया, सिग्मा स्केलर है इस पे नहीं लग सकता, 2 पर नहीं लग सकता, एप्सिलॉन ये भी स्केलर है, तो हमने क्या किया यूनिट वेक्टर n और कैप लगा दिया। अब बात समझना, n का मतलब होता है नॉर्मल वेक्टर, n जहां भी लिखा होगा वो नॉर्मल के लिए अधिकतर यूज होता है, और उस पर लग दिया कैप का साइन, तो ये पूरा हमारा होगा यूनिट वेक्टर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। आप इसको सॉल्व करके कुछ भी निकालें न्यूमेरिकल वैल्यू को, n को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो वो उसकी e की वैल्यू में वेरिएशन नहीं लाएगा। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो उतना ही रहना है, ठीक है। लेकिन n में n जो है डायरेक्शन बता रहा है, n ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिस भी सरफेस से प्रोड्यूस हो रही है उसके क्या है नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर प्रोड्यूस हो रही है। इतना समझ में आया। अच्छा, दूसरी चीज एक और समझना, यहाँ पर कई बच्चों को क्या डाउट होता है, उन्हें लगता है कि भाई इतना पार्ट है, इस पर चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और इतने छोटे से कैप पर जो चार्ज है उसकी वजह से E2, तो ये छोटा एरिया है तो कम चार्ज कम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट हमने ये नहीं लगाया, हमने ये लगाया है कि चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। वो 0 तभी होगी अगर हम ये कंसीडर करेंगे कि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और E2 इतने पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बराबर है, तभी ये हो पाएगा क्वेश्चन। समझ आया? इट्स ओके। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 33 जो क्वेश्चन, सॉरी, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बोला है कि 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और उन पर चार्ज दे रखा है। इस प्लेट पर अगर हम इसको A मान लें और इसको B मान लें तो A पर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और B पर नेगेटिव चार्ज दे रखा है। अब इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। आप ऐसे समझ सकते हैं, 2 प्लेट्स हैं, ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर से नीचे चार्ज जा रहा है। सॉरी, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको Vx वेलोसिटी से इसके अंदर प्रोजेक्ट किया गया है। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया? Vx वेलोसिटी से। Vx वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो ये इस तरीके से जा रहा है। अब क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो नॉर्मल सी बात है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो ये इस तरीके से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला गया। जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला गया तो ये अपने पास से, यानी कि ऐसे जा रहा था, कितना डिफ्लेक्ट हो गया? y डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि y ऊपर चला गया। तो आपको शो करना है कि वो जो y है, डिफ्लेक्शन है, वो किसके बराबर है? QEL स्क्वायर 2mVx। Q चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, L जो है इस प्लेट की लेंथ है,
m इस चार्ज पार्टिकल का मास है और v x इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, इसीलिए उसमें vx लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन है आपके 11th क्लास में, अगर हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा तो प्रोजेक्टाइल का जो टॉपिक है वो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, समझ में। देखो अब क्या है, आपने तो उसे हॉरिजॉन्टल के अलोंग प्रोजेक्ट किया ऐसे, लेकिन क्या हुआ, ये तो ऐसे जाके ऊपर वर्टिकल के अलोंग भी चला गया, यानी कि ये आगे तो बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यानी इसमें तो दो मोशन हो गए। हॉरिजॉन्टल के अलोंग अलग मोशन, आगे जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम ये करते थे, हम दो इक्वेशन बनाते थे। यहां भी हम दो इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। अगर हम हॉरिजॉन्टल के अलोंग की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन, तो हम क्या लिखेंगे, जन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है, मोशन है, आपने पढ़ा होगा। अब ये जो पार्टिकल यहां एंटर कर रहा है इस पॉइंट पर, ये इनिशियल पॉइंट है, जैसे प्लेट में एंटर करता है तो उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, vx। उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी, vx। और यहां से चलकर हम इसको थोड़ा सा और आगे कंसीडर कर लेते हैं, यहां मार लो पॉइंट, यहां से जब यहां पहुंचेगा तो टोटल डिस्टेंस ये कितना ट्रैवल करेगा, या टोटल लेंथ कितनी ट्रैवल करेगा, ये l के बराबर, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जो प्लेट की लेंथ है वो कितनी दे रखी, l। तो इस s के प्लेस पर हमने पुट कर दिया l, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, vx से रिप्रेजेंट करा, तो u के प्लेस पर u इनिशियल वेलोसिटी होती है, हमने पुट कर दिया vx। और यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लिया उसने, यहां से यहां पहुंचने में टाइम वो हमारा हो जाएगा t। इतना क्लियर हुआ, t के प्लेस पर t। इनिशियल इस पॉइंट पर तो टाइम जीरो होगा, वो थोड़ी पुट करना है, ऐसे तो हर क्वेश्चन में इनिशियल पुट कर देंगे t जीरो, तो फिर तो हर जगह जीरो ही हो जाएगा। इनिशियल इस पॉइंट की यहाँ वेलोसिटी पुट करते हैं और यहाँ से जहाँ पहुँच रहा है, पहुँचने में जितना टाइम लेगा वो यहाँ पुट करेंगे। फिर प्लस लिखा 1/2। अब हॉरिजॉन्टल के अलोंग जब वो जा रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन हो गया 0 और ये हो गया t स्क्वायर। तो ये आ गया आपका l इज इक्वल टू vxt और t आपका आ गया l/vx, इतना आ गया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आप थोड़ा शॉर्ट में करना चाहते हैं आप इसको स्किप कर दें, आप सिर्फ इसको डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिखें और यहाँ पर स्टेटमेंट ना लिखें, डायरेक्ट लिख दें इसको। अब क्या हो रहा है, अब हमें लगाना है मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल। अब वर्टिकल की बात करेंगे, फिर हम इसी सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे, लेकिन इस बार s की जगह आ जाएगा हमारा y, कि वर्टिकल की बात कर रहे हैं ना हम, तो हमने पुट करा y। अब u इनिशियल वेलोसिटी, अभी तक देखो इस पॉइंट पर वर्टिकल के अलोंग कितनी वेलोसिटी है, वो 0 है। वो 0 क्यों है, आप समझो। आपने किसी ऑब्जेक्ट को ये इनिशियल पॉइंट है, आपने ऐसे फेंका, जब आप ऐसे फेंक रहे हैं तो आप तो उसको हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी दे रहे हैं, आप तो इसको हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी दे रहे हैं इस पॉइंट पर। अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर आपने तो उसको ऊपर फेंका नहीं, आपने तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग फेंका, तो ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर खींच रही है, इसलिए जा रहा है। तो इस पॉइंट पर वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी इसकी 0 होगी, चाहे वो वर्टिकल अपवर्ड की कोई बात करे, चाहे वर्टिकल डाउनवर्ड की बात करे। ठीक है, दोनों ही के लिए वो 0 होगी। ठीक है, तो y तो हमने क्या कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल की अपवर्ड की भी बात करें वो 0 हो गई, क्योंकि अभी तो ऊपर जा रहा है। जैसे ग्रेविटी वाले केस में क्या होता था, हम ऐसे फेंकते थे, ऐसे जैसे छोड़ा तो वो नीचे चला जाता था, तो वहां पे हम बोलते थे वर्टिकल डाउनवर्ड, तो वहां पर वर्टिकल डाउनवर्ड की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती थी। अब t के प्लेस पर तो हमने t पुट करना है, क्योंकि भैया t क्या है, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, और प्लस 1/2 a के प्लेस पर a पुट करेंगे और t के प्लेस पर t एज इट है। तो y हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया हाफ at स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 1/2। अब a का एक्सप्रेशन बनाना है। देखो F इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल्स टू F/Q। तो F किसके बराबर हो गया, QE के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। और F किसके बराबर हो सकता है, M/A, ये भी लिख सकते हैं कि F के बहुत सारे फॉर्मूले, एक M/A भी है, Q/E। तो A जो हो गया हमारा क्या हो गया, QE/M।
यानी कि इस चार्ज पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। तो इसीलिए हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। एक ही प्लेस पे लिख दिया QE/m और टाइम ये t निकाला था यहाँ पर L/, तो L/Vx। अब क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये जो y आ गया हमारा, जरा इसे चेक करो, क्या प्रूव करना था हमें, y इक्वल्स टू QEL² अपॉन 2mVx²। ये 2mVx² के बराबर, v²x के बराबर आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब अगर आप इसमें ये देखें कि 1/2 कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है और v कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। अगर देखें तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L² के। देखो कैसे, चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट जब यहाँ पहुंचेगा चार्ज पार्टिकल तो ये लेंथ कम होगी और जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ती जाएगी। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो ये लेंथ कैपिटल L के बराबर हो जाएगी। m मास है चार्ज पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मास कांस्टेंट है, v वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग की वो उसकी कांस्टेंट है। एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखना, क्योंकि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे उसमें इसी डेटास को लेंगे। जो पॉइंट है वो ये याद रखना कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को बीच में ना लेकर अगर मैं बॉटम से ऐसे ले जाता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसको ऐसे बना देता इस तरीके से, तब भी इस क्वेश्चन के डेरिवेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी कि तब भी ऐसे ही करते और यही एक्सप्रेशन आता। इस चीज़ को भी याद रखना। अब ये कैसे हेल्प करेगा, अगले क्वेश्चन में जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया वो अभी आपको समझ में आएगा। अगर मैंने यहाँ लिया, इससे थोड़ा ऊपर ले लेता, इससे थोड़ा नीचे ले लेता, तब भी हमारा डेरिवेशन ऐसे ही होगा। समझ आई बात? इट्स ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर देखें 34 में आपको 33 क्वेश्चन का रेफरेंस लेना है। क्या निकालना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो प्लेट्स दे रखी थी 33 क्वेश्चन में, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। कंडीशन ये, इस बार इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन जब एंटर कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, उस तरफ मुड़ जाएगा और कहीं पर जाकर इस पर टकरा जाएगा, कहीं पर जाकर टकरा जाएगा। अब सपोज कर लो आपको ये लग रहा हो कि भाई ये प्लेट की तो लेंथ कम है, मान लो ऐसे गया और ऐसे करके बाहर निकल गया, तब तो नहीं टकराया। प्लेट की लेंथ अगर इतनी है और वो यहां से आगे जाके चले जाए तब, तो वही चीज हमें निकालना है कि इस प्लेट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कहां पर जाके वो टकराए, मतलब उसके दूसरा एंड कहां पर हो। मान लिया हमने मान लिया यहां पर टकरा जाता है, इस पॉइंट पर सपोज कर लिया हमने कि यहां से गया टकरा गया, तो अब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होना चाहिए, L निकालना है हमको एक्चुअल में, कि इधर से स्टार्ट हुआ और कहां पे टकराएगा। अब यहां पर देखो गिवन क्या दे रखा है, y गिवन क्या है, y इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच का सेपरेशन। पिछले क्वेश्चन में तो हमने इसको y कंसीडर किया था, तो आप समझना, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को इस नेगेटिव प्लेट्स के पास से अगर मैं प्रोजेक्ट करता, यहां से जाती और ऐसे करके चली जाती, तब इतना y लेते, यानी कि तब जो y लेकर हम डेरिवेशन करते या इस y को लेकर किया था, वो दोनों केस में एक्सप्रेशन सेम ही आता। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन आपने पिछले डेरिवेशन में देखा, अगर ये चार्ज पार्टिकल सेंटर से एंटर करेगा तब भी यही आएगा, अगर इससे थोड़ा नीचे से एंटर कराओगे तब भी यही आएगा, बिल्कुल टच करता हुआ मतलब जस्ट ऊपर ऐसे करके जाएगा तब भी यही आएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसके एंट्रेंस से यहां से एंटर कर रहा है, यहां से एंटर, यहां से, इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, ये y का एक्सप्रेशन ऐसे ही आएगा। तो इसलिए अब कंडीशन क्या है, ये मैंने इसलिए बताया कि अब जो है इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें y दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर में दे रखा था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में दे रखा था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा यूनिट है। और क्या दे रखा है, इस चार्ज पार्टिकल, इसको हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखा है, किस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है,
2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, पिछले क्वेश्चन में ये वैल्यूज नहीं दे रखी, उसमें सिर्फ ई दे रखा था, वी दे रखा था, इधर स्ट्रेंथ दे रखी ई 9.1 इंटू 10⁻², न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास आप याद कर लें, ये याद होना चाहिए। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, आपको पता है, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पर, बट न्यूट्रॉन का मास वो 3 ये है फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, इनकी वैल्यूज याद कर लें, चार्ज की और मास की। अब आपको निकालना है एल निकालना, हमने फॉर्मूला लगा दिया, एक्सप्रेशन तो पहले ही ड्राइव कर चुके थे पिछले डेरिवेशन क्वेश्चन में। तो जब एक्सप्रेशन ड्राइव करें हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ देखना, आपको निकालना है एल, एल निकालना तो हमने लिखा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इस पूरे टर्म को वाई के इधर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर के प्लेस पर 2YME V स्क्वायर एक्स अपॉन QE, इतना हो गया। अब एक चीज समझना, इस Q के प्लेस पर, Q आपने फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा, Q इक्वल्स टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी। अब अगर मैं कर दूं इफ n इक्वल्स टू 1 तो Q किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जहां पर Q लिखा, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वहां E लिख सकते हैं, यानी कि मैं इसको हटाकर यहां पर E लिख दूंगा। इतना समझ में आया। अब इक्वल्स टू L इक्वल्स टू रूट लगा दिया और ये हो गया हमारा 2YME V स्क्वायर एक्स। M E ये बेस में लगा, इसका E का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसमें ये समझना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज की M के बेस में लगाई, ये अकेला ही है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और E इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू पुट करना है 2y। अब y कितना पुट करेंगे, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दे रखा 0.5 इंटू 10⁻⁻²। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। वेलोसिटी दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर कर देना है क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, अपॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यूनिट नहीं लिखना है, फाइनल लिखेंगे यूनिटम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू दे रखा है 9.1 10⁻²। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.58 इंटू 10⁻⁻² मीटर, जो कि राउंड ऑफ करके आप ले सकते हैं 1.6। 8 हटाएंगे और यहाँ पर 5 के लिए 6 हो जाएगा, और ये 10⁻² मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो ये हमारा इतना आ गया सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखना, अगर आप अलग अलग बुक्स देखेंगे तो इसमें कई बुक्स में आपको ये आंसर जो है आपको 1.2 भी, यानी कि L की वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर भी मिल जाएगा। अब ये कैसे आ गया, मैं दोनों चीज़ बताता हूँ। पहले L समझ लें क्या है। L का मतलब ये हो गया कि अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर करता है इसकी A एंड से, तो जब ये इधर जाकर ये टकराएगा, मतलब इसकी कितनी लेंथ होना चाहिए कि यहाँ टकरा जाए, तो ये 1.6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसकी लेंथ 1.6 सेंटीमीटर है, तब ये दूसरे एंड पर टकरा जाएगा, अच्छा हाँ, तो अब ये आ गया, आपका आंसर आ गया 1.6 आ गया। अब आप इसको थोड़ा समझ लें कि 1.6, इसका मतलब ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ से लेकर 1.6 सेंटीमीटर पर जाकर टकरा जाएगा, यानी कि ये लेंथ जो है कितनी होगी 1.6, स्टार्टिंग एंड ए और जहाँ पर वो टकराएगा वो बी पॉइंट, तो 1.6 L निकाला ना हमने, तो L हो जाएगा हमारा 1.6। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने कुछ बुक्स में आपको आंसर मिलेगा L इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर। अब ये कैसे आ गया, ये इसलिए आ गया 1.2 सेंटीमीटर कि जो 1.2 आंसर दे रखा है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको y लिया है, हाफ लेंथ को, और जब हाफ लेंथ को y लिया है तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगी 2y। तो 2y यानी कि दो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस हम 2y की जब आधी लेंथ y हो गई तो
पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की लेंथ कितनी 2y, और ये वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो y कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻²। तो अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हैं तब आपका आंसर 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन इसको करना नहीं, आपको इस तरीके से करना है। मैं पहले बता चुका हूं, अगर चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करता तब भी एक्सप्रेशन यही रहता, यानी कि y हमारा इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन रहेगा और हमारा आंसर 1.6 सेंटीमीटर रहेगा। वही एनसीईआरटी में दे रखा है। इट्स ओके, गुड।